नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास भारतीय संविधान की है और ये है क्लास पार्ट 4। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। इन क्लासेस में हम लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक तक हम लोग कंप्लीट जो है कर चुके थे पिछली क्लास में। यहाँ तक हो गया था थर्ड क्लास में। ओके, पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड यूटीज के बारे में। इनसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। देखो, जो प्रश्न आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टेट एंड यूटीज की बात करें तो वर्तमान में आपके 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, जैसे आपको पता होगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय सीमा में 552 देसी रियासतें थीं। ठीक है, और इनको इन देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि ये या तो भारत के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। ओके, तो उस समय तत्काल में ही जो है 549 देसी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। 3 देसी रियासत जो थी इनको छोड़कर, इनका नाम आपको याद रखना है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ओके, बाद में भी इनको शामिल किया गया, लेकिन इनको आपका ये याद रखिएगा कि किस प्रोसेस के माध्यम से ये शामिल हुई थी। जैसे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था, जूनागढ़ की जो रियासत थी वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था, और कश्मीर ने विलय पत्र साइन किया था राजा हरि सिंह ने, और ये भारत में शामिल हो गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जो स्टेट और यूटी से संबंधित हैं। जैसे आर्टिकल फर्स्ट, इसमें जो कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो आपको ये भी याद रखना है, संविधान में सिर्फ भारत के 2 नाम का जिक्र किया गया है, भारत और इंडिया। अगर ऑप्शन में देता है हिंदुस्तान और या अलग कोई ऑप्शन देता है तो वो नहीं है, सिर्फ भारत और इंडिया का ही जिक्र मिलता है आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। तो भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की संसद की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन, ये सभी शक्तियाँ किसके पास हैं? संसद के पास है। और जो संसद ये जो नए राज्यों का निर्माण करती है या नाम में चेंज करती है, या जो राज्यों की क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन जो करती है, ये शक्ति संसद के पास में है, और संसद ये साधारण बहुमत से करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा कोई भी काम जो किया जाता है, जैसे अभी हाल ही में तेलंगाना 2014 में जब बना था, ठीक है, तो ये साधारण बहुमत से बनाया गया था। इसके अलावा इसके लिए साधारण बहुमत ज़रूरत है, और जो आर्टिकल 368 है, 368, इसके तहत संविधान का संशोधन किया जाता है, उसके तहत ये नहीं आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में जो संविधान का संशोधन होता है उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है एक में, और दूसरे में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कहने का मतलब ये है, कथन में ये लिखा हुआ आता है कि जो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसके तहत नहीं आता है। बिल्कुल, ये अलग से है, ये बस साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, और जो साधारण बहुमत जो है 368 के तहत नहीं आता है। ओके, तो आपको ये याद रखना, नहीं याद रखना है ये कि 368 के तहत नहीं होता ये संविधान संशोधन। ठीक है, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ आयोग के बारे में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एस के धर आयोग। ये बना था 1948 में। इसको भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। ये देखने के लिए बनाया गया था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, कहाँ तक सही है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। तो 1948 में ये बनाया गया। इसने 19 दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसने ये कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एस के धर आयोग था। फिर इसी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। इनकी जो सिफारिश थी उनका अध्ययन करने के लिए किया गया था। जेवीपी से मतलब आप समझिएगा जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, इन्होंने भी राज्यों का पुनर्गठन प्रशासन के आधार पर माना था। ओके, इसका फिर विरोध किया गया, और आपने एक नाम सुना होगा, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में अक्टूबर में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ओके, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो 1953 में ये बना था आंध्र प्रदेश।
इसके बाद क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया, और इस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, डेट इसकी याद रखिएगा, 1953 है। फजल अली आयोग, इसके फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इसके दो और सदस्य थे, पडिक्कर और कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट, आयोग ने रिपोर्ट जो दी थी वो 1956 में दी थी, और 1956 में फिर एक एक्ट लाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है। एक संविधान संशोधन याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, और 69 के द्वारा ही विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया था, प्रावधान किया गया था दिल्ली सरकार के लिए। ठीक है। अच्छा, नए राज्यों का गठन की ये डेट बहुत पूछा जाता है, मैथ्स दी कॉलम में काफ़ी पूछा जाता है। इनका क्रम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, गुजरात 1960 में बना था, 1960 में, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल 1971 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 1972 में बने हैं। ठीक है, 1972 में बने हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। सिक्किम की बात करें 1975, एंड मिजोरम 1987, अरुणाचल 1987 और गोवा 1987, ये भी तीन एक साथ बने थे। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 2000, उत्तराखंड 2000, अब ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर है, फिर 9 नवंबर है, फिर 15 नवंबर है, और झारखंड 15 नवंबर 2000। इसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, तो ये राज्य आप याद रखिएगा, और इनकी डेट आपको याद रखनी है, कब ये कौन से बने, मैथ्स दी कॉलम में काफ़ी प्रश्न इससे पूछा जाता है। ओके। एक और प्रश्न पूछा गया था 1961 में, 19 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से लिया गया था, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको यूटी बनाया गया। तो पहले गोवा को यूटी बनाया गया था, बाद में 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया, दमन द्वीप से अलग करके। ठीक है। आर्टिकल 240 पूछा था, राष्ट्रपति की ये शक्ति है, और ये कुछ यूटीज़ के लिए जो है नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है, ये आर्टिकल 240। नेक्स्ट बात करते हैं दादर नागर हवेली। ये 1954 में पुर्तगाली के शासन के अधीन थे, और उनसे लिया गया था 1954 में। ठीक है। गोवा और दमन दीव 1961 में लिया गया था पुर्तगालियों से, तो ये कुछ याद रखिएगा। सिक्किम के बारे में दो कथन याद रखना, बहुत पूछा जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, और एक कंप्लीट स्टेट बनाया गया था। तो ये दोनों ही अलग याद रखिएगा, एसोसिएट स्टेट 35वां संविधान संशोधन, एंड कंप्लीट स्टेट बना था 36वां संविधान संशोधन। ओके। राज्यों का गठन, ये दो प्रश्न पूछा गया था 2021 में, यूपी पीसीएस प्री में। अब इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं, और आपको क्रम से लगाना होता है। तो गोवा 1987 में, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 और हरियाणा 1966, इन सबको क्रम से लगाना था। ओके। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अभी हमने इससे पहले बात की थी, इसी को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसकी एक सिफारिश याद रखिएगा कि इसने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ये बम्बई को विभाजित करने के और पंजाब को विभाजित करने के समर्थन में नहीं था। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, इन्हीं आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके। कांग्रेस के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, 35वां इनका अधिवेशन, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसको नागपुर अधिवेशन कहा जाता है। विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, और इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। ओके। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं नागरिकता की, नागरिकता से किस तरीके के प्रश्न आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो नागरिकता वैसे तो आपको याद रखना है, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में। भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के समान। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ये भी कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, 1955 का एक्ट लाया था संसद ने। ठीक है, उसके द्वारा 5 तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के। पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, और 5वां है किसी भूभाग के जब भारत में सम्मिलित होने पर
उससे नागरिकता जो है मिल सकती है। इन 5 तरीकों से नागरिकता मिलती है, और नागरिकता से वंचित करने के 3 तरीके हैं, तो ये याद रखिएगा। 5 तरीके से नागरिकता मिलती है और 3 तरीके से नागरिकता जाती है। तो जाति किस तरीके से, तो अगर आप किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। स्वेच्छा से अगर आप भारत की नागरिकता त्यागते हैं तो इससे नागरिकता चली जाएगी, और सरकार द्वारा वंचित करने पर विधि बनाकर, कानून बनाकर, ठीक है, तो इससे नागरिकता चली जाएगी। कुछ आर्टिकल्स याद रखिएगा, जैसे आर्टिकल 11, संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति देता है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून ला सकती है, जैसे कि अभी CAA लाया गया था, जिसका काफ़ी विरोध किया गया था। ओके। इसके अलावा आर्टिकल 6 जो है, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता के संबंध में है। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में। ये कुछ आर्टिकल आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 9 है कि व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिक की नागरिकता संसद के विधान यानी कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती। यानी कि संसद कानून बनाकर नागरिकता छीनी जा सकती है, नागरिकता छीनी जा सकती है, ओके। बिना कानून के अलावा किसी भी तरीके से, अन्य तरीके से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ठीक है। कुछ पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता जाती है, सॉरी ली जाती है। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को ये मिलती है पंजीकरण के माध्यम से, और भारत में उनको 7 वर्ष बिताना आवश्यक है, ठीक है। देशीकरण से क्या होता है कि विदेशी व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्ष भारत में निवास करना अनिवार्य है। तो ये याद रखिएगा, पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता लेते हैं तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है, और उसमें भी भारतीय मूल के व्यक्तियों को 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। देशीकरण के माध्यम से विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है, लेकिन उनको 10 वर्ष भारत में निवास करना होगा, तब ये नागरिकता मिलती है, ओके। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन एक्ट 2019। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। तो ये याद रखिएगा, लोकसभा में 9 दिसंबर को पारित हुआ था 2019 में, 11 दिसंबर को राज्यसभा से, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, यानी एक्ट बन गया ये। और ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसमें ये क्रम आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई। अब इस अल्पसंख्यक में कौन कौन शामिल हैं, तो 6 लोग शामिल हैं, 6 धर्म शामिल हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इसमें ये याद रखिएगा मुस्लिम शामिल नहीं है, मुस्लिम को क्रॉस कर सकते हैं आप बस, ठीक है। तो मुस्लिम शामिल नहीं है, बाकी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मूल अधिकारों की। अच्छा चैप्टर है और टॉपिक है, और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकारों से आप याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट 1928 की। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू हैं, उनके पिताजी, ठीक है, मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू के समय में ये क्या नाम है, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। इस रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात कही गई थी कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाए, ये बात इस रिपोर्ट ने कही थी। इसके अलावा पार्ट 3 12 से 35 तक आर्टिकल याद रखिएगा, 12 से लेके 35 तक, 35 तक। और भाग है 3, पार्ट 3 है, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल कभी यही लिखा होता है कि मूल अधिकार कौन कितने आर्टिकल के बीच में है, ठीक है। कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने थे, तो 7 थे, उसके बाद एक कम कर दिया गया, इसके अभी आगे बात करेंगे। पहले आप 6 देख लीजिए कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो 19 से 22 तक है, और 23 24 ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके आपको मिलेगा 28 तक, और 29 और 30 ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये है 32। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है, ओके।
ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं मूल संविधान की। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ओके, ये अमेरिका से लिए गए हैं। अब ये जो एक मूल अधिकार कम किया गया वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको आर्टिकल 300 का एक विधिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये पार्ट भी याद रखिए, पार्ट 12 में आर्टिकल 300 का है आप संपत्ति का अधिकार। ओके, और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। काफ़ी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये, और इसमें कन्फ्यूजन होता है 42वें 44वें को लेकर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 वह संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसको हटाया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एस राधाकृष्णन। इन्होंने एक वक्तव्य दिया था मूल अधिकारों के बारे में। तो उन्होंने मूल अधिकारों के बारे में कहा था कि ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। तो ये कथन किनका है? राधाकृष्णन का है, एस राधाकृष्णन का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट ये भी आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इससे बनते हैं कथन कारण में। ठीक है, आर्टिकल 358 359 ये मूल अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित इसमें प्रावधान है, लेकिन कुछ याद करने वाले हैं। जैसे कि आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अगर आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, जो कि 352 के तहत लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह की वजह से नहीं, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल अपने आप 90 जो है वो अपने आप निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एक आर्टिकल 359 याद रखना कि 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी कि 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 20-21 को छोड़कर। ठीक है, 19 किस तरीके से निलंबित होता है तो ये भी याद रखिएगा। 19 358 में दिया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, तब राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जब लगाता है नेशनल इमरजेंसी को, तो जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगेगी तो ये 19 निलंबित नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ओके, और ये भी कथन आपको याद रखना है कि 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आर्टिकल नंबर 359। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30। ये क्या कहता है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। ठीक है, परिवर्तन करता हो ठीक है, लेकिन छीनता हो या कम करता हो, कम नहीं कर सकते आप मौलिक अधिकार को। ओके, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, और अगर बनाते हैं तो वो कानून क्या है, शून्य माना जाएगा, और उसका ही जो है न्यायिक समीक्षा कर सकता ही है कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल 30 में है। ओके, कुछ बात करते हैं, जैसे कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, समता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है 14 से लेके 18 तक। अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता है। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियां जो वगैरह हैं उसमें अफसर की समता कहता है। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मैच दी कॉलम में इससे प्रश्न बनते हैं। कुछ वाद हैं जो मूल अधिकार से संबंधित हैं, वो आप याद रखिए। ये पूछा गया था दोराई राजन वाला, चंपकम दोराई राजन, ये पा है चंपकम दोराई राजन, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। ये 1951 का मुकदमा है यानी वाद है, और ये जो वाद है वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन से संबंधित वाद है, यानी आर्टिकल 15 है, इसमें संशोधन किया गया था और आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए राज्य प्रबंध करेगा, ये 15 के 4 में कहा गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 के 5 में शिक्षण संस्थानों में ओबीसी SC ST के आरक्षण की सुविधा दी गई है, और ये शिक्षण संस्थान गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी हो सकते हैं, दोनों में, सभी में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो चाहे गैर अनुदान प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उन सभी में ओबीसी SC ST हेतु आरक्षण का सुविधा दी गई है आर्टिकल नंबर 15 के 5 में।
ओके। आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का ए, स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और वाद की बात करते हैं, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो नवीन जिंदल का बात याद रखिएगा, ये निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, और ये 19 के 1 के आ यानी कि 1 के ए के तहत 19 के 1 के ए के तहत मौलिक अधिकार आता है। तो आपका निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना भी आपका मौलिक अधिकार है, और ये 19 के 1 के ए के तहत आता है, और ये वाद है नवीन जिंदल वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ओके। नेक्स्ट है 19 का 2। अब हमको कुछ अगर स्वतंत्रताएं मिली हैं तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, और वो प्रतिबंध किस तरीके से लगाया जाता है आप वो देखिएगा कि 19 के 2 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी है। अब वो प्रतिबंध किस आधार पर रहता है, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, यानी आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता जो है कि क्षति हो रही है, तो आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है। राज्य की सुरक्षा को देखते हुए आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध अगर आप खराब कर रहे हैं तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित में भी आपसे पर के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अदालत की अगर आप अवमानना करते हैं, मानहानि करते हैं, तो इनके कंडीशन में भी आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। तो आपको स्वतंत्रता मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी नाक में दम करें। ठीक है। तो नाक में दम आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता, जिसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और भी चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी वाद से संबंधित है, निजता का अधिकार, ये के एस पुट्टा स्वामी वाद से जोड़ा गया था, निजता का अधिकार। ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी सब आर्टिकल 21 में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21 का एक, शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये लाया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, यानी प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है ये आर्टिकल 21 का ए। ओके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद रखिएगा 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। आर्टिकल 23 और 24 में क्या कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते आप, और बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है। तो इन पर प्रतिबंध है। 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है, यानी कारखानों आदि वगैरह में आप बालकों से काम नहीं करवा सकते, और ये 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बालकों के लिए कहा गया है। ठीक है। 14 वर्ष आप याद रखना। आर्टिकल 20 का 2 याद रखिए, पूछा गया था, डायरेक्ट था, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। 20 का 3 कहता है कि अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 22 क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण है, प्रिवेंटिव से संरक्षण है। ठीक है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। 22 के 4 याद रखिएगा, बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट या जो एक कमेटी बनती है वो डिसाइड करती है कि इनकी सज़ा को बढ़ाया जाए कि नहीं, इनका जो डिटेंशन है वो बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। ठीक है। तो 3 माह तक ही बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। पैरोल, आपने बहुत नाम सुना होगा पैरोल की, आज ये पैरोल पे निकले, आज वो पैरोल पे निकले। तो पैरोल क्या होता है, देखो कैदी का अधिकार नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अब पैरोल कैदी का अधिकार है, तो कैदी का अधिकार नहीं है ये। बस ऐसा होता है कि विशेष परिस्थितियों में ये के आधार पर ये पैरोल दिया जाता है, जैसे कि माता पिता या ब्लड रिलेशन में किसी की मृत्यु हो जाती है माता पिता की, या किसी और शादी वगैरह है, तो उस तरीके से पैरोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैरोल कैदियों का अधिकार है, उनको मिल ही जाए, ऐसा नहीं है। सक्षम अधिकारी जो है वो मना भी कर सकता है। तो कैदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। तो जरूरी नहीं है पैरोल दी ही जाए, अस्वीकृत भी की जा सकती है। जैसे अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि
इमरजेंसी के समय उनको पैरोल नहीं दी गई थी, जबकि उनके माता या पिता का देहांत हो गया था जिसमें वो नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो पैरोल देना या ना देना ये सक्षम अधिकारी पर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है पैरोल दी जाए, इसलिए कहा गया है कि पैरोल अधिकार नहीं है कैदी का। पैरोल की बात करें तो राज्य सरकारों के अपने अपने नियम भी हैं पैरोल को लेकर, हर राज्य के अपने अपने नियम हैं। क्योंकि कारापाल सॉरी कारागार जो है, मैं कारापाल कह रहा हूँ, कारागार, जेल, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। बिल्कुल, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, ये 25 के तहत ही आती है। और सिक्कों को कृपाट रखने का अधिकार भी 25 के तहत आता है, 25 के सेकंड के तहत आता है। ओके, नहीं 25, हाँ सेकंड ही है। ओके, आर्टिकल 25 का सेकंड, हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदू शब्द शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये याद रखिए कि हिंदू में कौन कौन शामिल है, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, पारसी शामिल नहीं है। यही तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया होता है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जैन और पारसियों में। तो हिंदू शब्द में जो हिंदू शब्द जो आर्टिकल 25 के 2 के तहत में है, हिंदू शब्द जो शामिल किया गया है उसमें बौद्ध, जैन और सिख आते हैं, पारसी नहीं आते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण। ठीक है, 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षा शिक्षा संस्थानों की स्थापना का और प्रशासन का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, यानी आर्टिकल 13 जो है अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। ये प्रश्न कथन कार्य में पूछा गया था कि अल्पसंख्यक वर्गों को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो नहीं किया गया है। ठीक है, केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता दी गई है। अगर पूछा जाए किस अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई संविधान में, तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति की बात करते हैं तो लागू करने की शक्ति ऑब्वियसली कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रिट जारी करता है, ऐसा ही हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक न्यायालय को कहा गया है। ठीक है, ओके, ये सुप्रीम कोर्ट होगा, आगे मतलब न्यायालय ही है, और मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को कहा गया है। ठीक है, अब सुमेलित कीजिए, कुछ सुमेलित करने के लिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब 5 तरीके की ये रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, ये मैजी कॉलम में था, बाकायदा ऐसा ही लिखा हुआ। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख उत्प्रेक्षण पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से। ओके, तो ये सुमेलित करने के लिए आता है। पांचों रिटों के बारे में आपको पता होना चाहिए, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है। अब ये प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण ये अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा क्या है, यानी किस अधिकार से। परमादेश हो गया, हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है बिजोई इमैनुअल वाद, ये एक वाद है, बिजोई इमैनुअल वाद 1986 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी राष्ट्र गीत, गीत है यहाँ पे वंदे मातरम, गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के और भी वाद हैं। ये मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर वाद है, अच्छे हैं। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1965। ये वाद, इस इन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ओके, फिर आया गोलकनाथ वाद 1967 में। इसमें मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई कि अब संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन सही संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया गोलकनाथ वाद में। फिर इसके बाद आया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये शक्ति उसको सीमित दी गई थी, सीमित दी गई है। ओके, इसी प्रकार मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, और मूल संरचना का सिद्धांत इसी में आया था। अब इसमें केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया कि संसद जो है संविधान में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, कर सकती है, लेकिन ये शक्ति उसकी असीमित नहीं है, सीमित है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मूल संरचना है हमारे संविधान की, उसको संशोधन जो है नहीं कर सकती।
संसद उसको संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मूल संरचना का सिद्धांत अगर आपको पूछा जाता है कि किस वाद से संबंधित है, तो केशवानंद भारतीवाद से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मूल अधिकार। ऐसे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। देखो, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इसमें कुछ सभी नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ जो है विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं, और कुछ केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो केवल भारतीयों के भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं केवल, वो आप याद रखिएगा। बाकी सभी दोनों नागरिकों को दोनों के लिए हैं, यानी भारतीय नागरिक के लिए भी हैं और विदेशी नागरिक के लिए भी हैं। हमको सिर्फ एक याद रखने हैं कि कौन से सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए हैं। तो आप एक याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो 15, 16 ऐसे रट लेना है आपको। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। ओके, ऐसे ही 2-3 बार जब आप रटेंगे 15, 16, 19, 29, 30, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना ही है कि क्या है इसमें। लेकिन अगर इस तरीके से आप याद करते रहिएगा, 15, 16 हो गया, ठीक है, फिर 19 हो गया, और फिर 29, 30 हो गया, ये सिर्फ केवल भारतीयों को प्राप्त है। इससे बहुत प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, 19 में भी छः तरीके के मूल अधिकार होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ही कथन याद रखिएगा कि अधिकार जो होते हैं, यानी मूल अधिकार, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है सेवा के अधिकार के बारे में, यानी सिटीजन चार्टर के बारे में। तो सिटीजन चार्टर की अवधारणा सबसे पहले 1991 में आई थी, ग्रेट ब्रिटेन में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2011 में एक्ट लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था, पास नहीं हुआ। ठीक है, और राज्यों की बात करें तो राज्यों में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने इस एक्ट को लागू किया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बहरहाल इंडिया में केंद्र स्तर पर सिटीजन एक्ट को लेकर कोई भी, सिटीजन चार्टर को लेकर कोई भी अभी एक्ट नहीं है। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।